माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी में लास्ट टाइम जो मेजरमेंट ऑफ केमिस्ट्री देखा हुआ था, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक लिया हुआ है हमने, वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मीन्स क्या हुआ कि जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कुछ लॉ का फॉलो करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज, दीज आर कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होंगे वो सभी केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, कुछ लॉ को फॉलो करती हैं, उन्हीं लॉ को कहा जाता है केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये लॉ कौन से होते हैं, वन बाय वन अपन उनको देखेंगे। जो फर्स्ट लॉ है, इसमें फर्स्ट लॉ कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो लॉ दिया हुआ था वो साइंटिस्ट जो थे उनको कहा जाता है एंटोनी लेवोशियर। एंटोनी लेवोशियर ने ये लॉ दिया हुआ था 1789 में। जो एंटोनी लेवोशियर जो है उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री। जो ये जो है एंटोनी लेवोशियर, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इन्होंने जो लॉ दिया था, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसको पहले आप देख लें। इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, मतलब जो भी फिजिकल केमिकल चेंजेस जो होते हैं, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो भी केमिकल रिएक्शन में फिजिकल या केमिकल चेंजेस जो होते हैं उसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसको और सिंपली वे में अपन इस तरह से समझ सकते हैं। अब ये मैं रब कर रहा हूँ, है ना। ये लॉ को फिर एक बार आप रिपीट कर लें। इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब जो केमिकल चेंजेस या फिजिकल चेंजेस जो होते हैं उसमें मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, ये इस लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने इसको कहा हुआ था एंटोनी लेवोशियर ने। ठीक है, और इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं अपन, इसमें क्या है। तो ये जो फर्स्ट लॉ है, इसको और सिंपली वे में अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा हुआ था। अगर इस तरह से इसको लिखें, मास ऑफ रिएक्टेंट, mass of reactants is equal to the mass of products। और सिंपली इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, है ना, कि भाई इस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी केमिकल या फिजिकल चेंजेस जो होंगे उसमें रिएक्टेंट का जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से याद रख लेना, तो ये आपका लॉ अच्छी तरह से आपको याद रहेगा। इसी तरह इसी के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि भाई जो मैटर होगा, है ना, वो क्या होता है, ना तो वो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो यहाँ पर इसको और डिफाइन करने के लिए अपन ये लिख सकते हैं, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर कैन नाइदर बी created nor destroyed। ठीक है, nor destroyed। तो इसके अकॉर्डिंग अपन ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो रिएक्टेंट वो भी मैटर होगा, प्रोडक्ट होगा वो भी मैटर होगा, है ना। अल्टीमेटली क्या है कि दोनों का मास जो है वो केमिकल रिएक्शन में इक्वल है। तो इसलिए कहा जाता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल के थ्रू इसको किस तरह से समझाया जा सकता है। अब देखिए, ये आपको याद रखना है, हाँ, इस लॉ के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल है इसका, और एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, अब यहाँ पर कार्बन
प्लस ऑक्सीजन जो दिया हुआ है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में अगर उसका मास देखें आप, तो कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है, 12 होता है। हाँ, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना हो जाएगा, 32, है ना, कितना हो जाएगा, 16 होता है ना, 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो गया। अब और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होता है वो कितना होता है, 44। अब अगर आप इसको बाय वेट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप देखो इसका जो एडिशन है ना, वो कितना आ रहा है, 44 ग्राम आ रहा है। अब ये जो प्रोडक्ट जो बना रहा है वो भी कितना बन रहा है, ये 44 ग्राम। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं कि भाई मास ऑफ रिएक्टेंट जो है 44 ग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट जो क्या है 44 ग्राम। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग यही है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। अब इसी चीज को उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग समझाया हुआ है, तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिएक्शन है ना, मान लीजिए वो एक रिएक्शन है यहाँ पर NaCl प्लस AgNO3 प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट गिव्स क्या दे देगा, ये सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, है ना, क्या बना लेगा ये AgCl। अब AgCl का क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है प्लस NaNO3। अब यहाँ पर अगर आप NaNO3, अब यहाँ पर अगर आप इसका बाय मास इसको आप देखेंगे तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने क्या बताया हुआ था कि किस तरह से मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि एक ट्यूब ली थी जिसको कहा जाता है लेंडॉल्स ट्यूब, है ना। अब इस तरह की उन्होंने इस तरह की ट्यूब ली और है ना, इसको लेंडॉल्स ट्यूब या इसको कहा जाता है एच ट्यूब, है ना, कुछ भी कह सकते हैं आप, लेंडॉल्स ट्यूब कह लें इसको या एच ट्यूब कह लें। इसने यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि इसके 2 लिम्स जो थे, ये क्या है, इसके लिम्स है। हाँ, अब लिम्स के बाद इसमें यहाँ पर एक लिम्स में उन्होंने क्या भर दिया, NaCl डाल दिया। हाँ, और दूसरे लिम्स में उन्होंने क्या डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। और इतना करने के बाद उन्होंने क्या करा कि इसका वेट कर लिया, इस ट्यूब का वेट करा, है ना। तो यहाँ पर अगर आप लिख दें, यहाँ लिख देता हूं मैं, वेट ऑफ एच ट्यूब, वेट ऑफ एच ट्यूब बिफोर रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन, वेट ऑफ एच ट्यूब बिफोर रिएक्शन, ये क्या था, x ग्राम, मान लिया x ग्राम था। हाँ, अब इसके बाद इन्होंने क्या करा कि ये जो यहाँ पर NaCl लिया हुआ था, ये NaCl और सिल्वर नाइट्रेट जो लिया हुआ था, इस ट्यूब को उन्होंने अच्छी तरह से शेक करा, अच्छी तरह से, ताकि उसमें क्या हो गया, रिएक्शन हुई, है ना। और आफ्टर रिएक्शन उसमें क्या बना, AgCl और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब अगर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है रिएक्टेंट से, अगर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो उसके वेट में कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए। तो उन्होंने क्या देखा कि जो इसका वेट करा आफ्टर रिएक्शन, है ना, यहाँ लिख लो आप, वेट ऑफ एच ट्यूब, वेट ऑफ एच ट्यूब आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन, तो वो भी क्या निकला, x ग्राम। दोनों क्या निकले, x ग्राम, यहाँ पर भी x ग्राम निकला। हाँ, बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन भी जो उसका वेट था वो x ग्राम निकला। तो उससे ये पता पड़ा कि भाई इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग
जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं बाय मास जो है वो दोनों क्या है, इक्वल है, उनका मास क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये लॉ के अकॉर्डिंग ये बताया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जो अभी पढ़ रहे हैं अपन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया हुआ था कि जो रिएक्टेंट होता है उसका मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है किसी भी केमिकल और फिजिकल चेंजेस में। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ आज आप जो देखा आपने वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ जो है उसको देखें। देखिए सेकेंड लॉ जो होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग है ना, या डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। जो सेकेंड लॉ था वो कहलाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब ये दोनों चीजें थी, है ना। अब या तो इसको ये कह लें या ये कह लें। लॉ जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है कांस्टेंट या डेफिनेट, मतलब कहने का कि जो भी मैटर होता है ना, तो वो सोर्सेस उसका कुछ भी हो, सोर्सेस उसका कुछ भी हो, लेकिन उसका जो बाय मास और जो बाय वॉल्यूम जो रेशो होता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे आप एग्जांपल दें, आप जो H2O है ना, वाटर है, तो वाटर जो होगा आपको टेप वाटर हो या रिवर का वाटर हो या रेन वाटर हो, उस कंडीशन में जो वाटर का जो कंपोजिशन है बाय वेट और बाय वॉल्यूम वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी जो भी सब्सटेंस है वो या मेटर जो है उसका एक क्या होता है, सोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं उसके, लेकिन उसका एक फिक्स कंपोजिशन होता है ना। और ये जो लॉ दिया हुआ था वो जो साइंटिस्ट है उनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट। जो साइंटिस्ट है उन्होंने जोसेफ प्राउस्ट, और ये जो लॉ दिया था इन्होंने दिया था 1799 में, इन 1799। ठीक है, अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि इस लॉ को जो उन्होंने बताया था, इस लॉ के अकॉर्डिंग आप उसको लिख लें कि क्या था इस लॉ के अकॉर्डिंग। सिंपली मैंने आपको बता तो दिया है, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं, ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज ए chemical compound is always found to be made up of the same element combined together in the same fixed proportion by mass, fixed proportion by mass। ठीक है, कि जो एलिमेंट है किसी भी ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट कंपाउंड
टुगेदर इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। जो भी केमिकल कंपाउंड जो होते हैं उनका सोर्सेस कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन जो उसमें जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्या होते हैं, एक फिक्स रेशियो में बाय मास, फिक्स रेशियो में क्या होते हैं, उसमें मिले होते हैं, है ना। मतलब सीधा सिंपल सा आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको कि सोर्सेस कुछ भी हो कंपाउंड का, लेकिन उसमें जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये लॉ के अकॉर्डिंग था। ये जो लॉ था और इसका जो एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं आप कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, एक फर्स्ट एग्जाम्पल जो लेना है आप इसका, ये ले लिया आपने कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने देखा होगा कि भाई रेस्पिरेशन जो होता है तो उसमें अपन क्या करते हैं, इसको एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। हाँ, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको अगर आप बाय वेट देखें, है ना, और बाय वॉल्यूम देखें, मतलब बाय मास और बाय वॉल्यूम देखें, तो अगर यहाँ पर आप देखो इसका रेशियो बाय वॉल्यूम, अब बाय वॉल्यूम जितना आपको दिख रहा है वही उसका वॉल्यूम है ना। ये मतलब यहाँ पर इसका रेशियो अगर देखें तो ये इसका 1 हो जाएगा, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका रेशियो क्या होगा, बाय वॉल्यूम हो गया। और अगर यहाँ पर आप देखें रेशियो बाय मास, रेशियो बाय मास, तो यहाँ पर कार्बन जो है, कार्बन कितना है का जो मास होता है वो कितना होता है भाई, 12 होता है ना, 12। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। और यहाँ पर क्या है 32, इसका क्या हो जाएगा 32 डबल हो जाएगा, है ना। और इसको और सिंपली हमें करेंगे तो आप क्या हो जाएगा 3:8। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको रेशियो मिला 3:8 का रेशियो, ये क्या है, बाय मास रेशियो हुआ। और ये वाला जो रेशियो है 1:2, ये क्या हुआ, बाय वॉल्यूम। अब इसका सोर्सेस कुछ भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्सेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो उसका एलिमेंट का जो रेशियो होगा बाय वॉल्यूम और बाय मास इतना ही होगा हमेशा फिक्स। ठीक है, तो यही इस लॉ के अकॉर्डिंग यही बताया हुआ है कि कोई भी एलिमेंट और कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होंगे, चाहे उसका सोर्सेस कुछ भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल आप देख लो यहाँ पर H2O वाटर, है ना। अब वाटर की अगर बात करते हैं तो बाय वॉल्यूम अगर उसकी बात करेंगे, है ना, अब इसके सोर्सेस कुछ भी हो सकता है। इसका सोर्सेस टेप वाटर हो सकता है, इसका सोर्सेस आपका रेन वाटर हो सकता है, इसका सोर्सेस रिवर वाटर हो सकता है, तो इसका सोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं। अब अगर डिफरेंट सोर्सेस हैं तो उसका जो कंपोजिशन है वो भी डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो एक फिक्स प्रोपोर्शन जो होता है एलिमेंट का किसी कंपाउंड में, वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। अब किस तरह से, एक इसको भी देख लें आप कि यहाँ पर अगर अपन वाटर की बात कर रहे हैं, है ना, तो इसके लिए रेशियो बाय वॉल्यूम, अगर बाय वॉल्यूम अपन बात करेंगे तो ये जितना आपको दिख रहा है 2:1 क्या होगा, 2:1। ठीक है, और इसी तरह से अगर बाय रेशो बाय मास अगर आप देखें तो रेशियो बाय मास क्या होगा, देख लो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हाँ, हाइड्रोजन 2, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा मास 16। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और ज्यादा, तो सिंप्लीफाई करने पर क्या हो रहा है, ये 1 और ये 8। तो यहाँ पर 1:8 का जो रेशियो है ये क्या है, बाय मास है, और 2:1 का जो रेशियो है ये बाय वॉल्यूम हो। अब इसका सोर्सेस जो वाटर है, इसका सोर्सेस कुछ भी हो, लेकिन इसका जो फिक्स रेशियो जो होगा बाय मास और बाय वॉल्यूम ये होगा, है ना, फिक्स होगा हमेशा, इसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं होगा। तो ये लॉ था, जो लॉ देखे आज हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लॉ देखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ देखा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है,
अच्छी तरह से इसको आप नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरह से नोट्स बनाइएगा, है ना, और अच्छी तरह से उसको रीड करिएगा। यहाँ पे लगभग अपन सभी कुछ रिटर्न आपके नोट्स भी बनवाए जा रहे हैं, है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके या डाउनलोड करके अच्छी तरह से उसको अपने नोट्स बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।